जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो एक मुआहदा हुआ है जिसके तहत जंग बंदी हो गई है। ये मुआहदा कतर और तुर्की ने करवाया है ये, और हम यही इसी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि इस मुआहदे के बाद सूरत-ए-हाल किस तरफ को जाएगी। और गुफ्तगू के दरमियान ये भी बात हुई कि चाइना और ईरान जो है वो इसमें कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो नज़ीर हुसैन साहब, इस हवाले से चाइना और ईरान क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनका क्या किरदार हो सकता है? ईरान का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चाइना का डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजिक रोल है, और उभरता हुआ रोल इसलिए भी है कि चाइना जो है इट्स नेक्स्ट सुपर पावर। तालिबान भी इतने बच्चे नहीं हैं, इनको भी पता है क्या चीज़ है। लेकिन इस वक्त ये अनफॉर्चुनेटली उनके शिकंजे में चले गए हैं हिंदुस्तान के। पहले तो हमें कोशिश करके इनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि ये तालिबान रजीम जो है, हम अफगानिस्तान और रजीम में फ़र्क रखें कि रजीम जो है ये हिंदुस्तान के शिकंजे से बाहर निकले। वाकई शिकंजा है ये। इन्होंने जितना नुकसान पहुंचाया है, इतना नुकसान हमें 50 साल में नहीं हुआ। कश्मीर के ऊपर जो इन्होंने कम्युनिके साइन किया है, और जो दोहा में जाके ड्यूरेंट लाइन के ऊपर इन्होंने दोबारा वो चेंज करवाई है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, वो चीज़ें जो 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 बहुत ही नीचे चली गई थी, उनको दोबारा उजागर हो गया। मैं ये जानबूझ के शेयर कर रहा हूँ। अब जहाँ तक है ताल्लुक इसका प्रेशराइज करने का, नहीं, प्रेशराइज नहीं। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि आप कोशिश करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को फिजिकल लिंकेजेस डेवलप करवा लें। आपको पता है कि सीपेक का प्लान है कि हम उसको अफगानिस्तान को ज्वाइन कर लें, और पाकिस्तान पिछले कम से कम 3 दहाइयों से कोशिश में है कि हमारा सेंट्रल एशिया से राब्ता हो जाए, और दरमियान में जो बैरियर है वो अफगानिस्तान ही है। लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि उनका भी फ्यूचर हिंदुस्तान के साथ नहीं है, उनका फ्यूचर सेंट्रल एशिया के साथ है। अगर ये जेनेटिकली, कल्चरली, फेथ और बैकग्राउंड ये सारे का सारा सेंट्रल एशिया से लिंक होता है। हम खुद भी, आप भी, और लाहौर में आप सर्वे करवा लें, आपको 40% लोग मिलेंगे जिनका ओरिजिन सेंट्रल एशिया होगा। तो अभी मुत्तकी साहब जब इंडिया में थे तो ये उनको ये कह रहे थे कि आप कोशिश करें कि वाघा बॉर्डर खोल लें ताकि हमारी और आपकी ट्रेड हो जाए। मकसद उनका ये था कि पाकिस्तान से आप राहदारी ले लें। तो अभी भी ये हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में नहीं है। हमारे यहाँ भी यहाँ पर एक लॉबी है जो हिंदुस्तान को सपोर्ट करना चाहती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और हमें ये होना चाहिए, मेरा एज ए स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी, कि आप इनके फिजिकल लिंकेजेस डेवलप करवाइए सेंट्रल एशिया के साथ। एक नंबर 2, आप जो पहले जैसे बात हो चुकी है, नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करें कि ये हॉस्टिलिटी कम करें। और तीसरी बात, इनके जो यूनिवर्सिटी के एकेडमी है इनका, उनको पाकिस्तान के साथ लिंकेजेस करवाएं। मैं खुद एक इंस्टीट्यूशन को, आजकल आई एम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना चैम्बर, लेकिन पहले एक इंस्टीट्यूशन था जो हम सेंट्रल एशिया पे काम कर रहे थे। मुझे इल्म है कि बहुत अफगान एकेडमिया के जो लोग जो हैं वो लिंक अप होना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। जी बिल्कुल ठीक है, आप जो इकदाम गिनवा रहे हैं बहुत ज़रूरी हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा डॉक्टर शाजिया साहिबा, गज़ा में जंगबंदी को 10 रोज़ गुजर गए हैं, और आप क्या समझते हैं कि इस जंगबंदी के मुआहदे के बाद ये जो नया अमन फार्मूला, गज़ा अमन मंसूबा आया है, इसके हो जाने के बाद सूरत हाल में कोई तब्दीली वाक़ई हुई है, और आप क्या समझते हैं कि कितना देर पा होगा? देखिए, गजा के मामले में तो हमें हर रोज जो है 1 डे एट अ टाइम ही देखना पड़ेगा और जिंदा रहना पड़ेगा। ठीक है। जिसको हम मुआहदा कह रहे हैं वो मुआहदा नहीं है, वो फेजेस में डिस्कशन और डायलॉग है। वो भी दोनों पार्टीज एक कमरे में नहीं बैठी हुई हैं, डिफरेंट कमरों में हैं, और मीडिएटर जो हैं वो लेकर जाते हैं। तो जब दोनों अपने अपने सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करते हैं एक फेज के बाद, अभी तक 2 फेजेस हुई हैं कि हम क्या किस नतीजे पे पहुंचे हैं, तो उनके दरमियान में उनके जो चीज जो टेक्स्ट होता है उसमें भी डिफरेंस होता है। तो ये एक बड़ा अपनी नोयत का एक डिफरेंट किस्म का जो है वो एक निगोसिएशन वहां पे हो रही है फेज
फेज 1 में था जी कि आपने जो होस्टेज हैं इसराइली डंजन्स में, वो आपने वापस करने हैं फ़लस्तीनियों के, और फ़लस्तीन और हमास के पास जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं वो वापस जाएंगे जिंदा और मुर्दा। सही। तो उसके तय होने के बाद फिर ये तय हुआ कि रफा क्रॉसिंग जो है उसको खोला जाएगा, और कम से कम 600 से 800 ट्रक जो हैं वो डेली इमदाद के जाएंगे वाया रफा क्रॉसिंग, और हैवी मशीनरी जाएगी और वहां पे जाके डिब्री और चीज़ों को जो है वो ख़त्म करेगी, या वहां पे चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता। फिर थर्ड स्टेज पे आना था कि रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन होनी है, जिसमें गल्फ कंट्रीज ने फंडिंग प्रोवाइड करनी है। और जब रिकंस्ट्रक्शन का फेज आना था तब वहां पे कुछ ममालिक जो है उन्होंने वॉलंटियर करना था अपनी फोर्सेस जो है पीस फोर्सेस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशन, अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल से गुजर के हो जाता तो अभी हम सिर्फ 2 स्टेजेस पे पहुंचे हैं। हम उसे मुआहिदा कह रहे हैं। मुआहिदा नाम की कोई चीज अभी तक अवेलेबल नहीं है। कोई 20 पॉइंट्स हैं जो अटलांटिक काउंसिल में बने, फिर वही 20 पॉइंट्स 8 इस्लामी ममालिक के साथ डिस्कस हुए, उनमें चेंजेस आई, फिर टेम्परिंग हुई नेतन्याहू के साथ। तो वही यही सब कुछ मार्केट में है। तो पॉइंट ये है कि इसराइल ने अपने जो जिंदा और मुर्दा जो उसके होस्टेज थे वो उसने ले लिए। सही। अब उसके बाद उसने वहां पे अपने अलकायदा और आईसिस के बाकियात जो है, अबू शबाब ग्रुप है या इस तरह के लोग वहां पे मुतय्यन किए हुए हैं, जो कि जेनोसाइड के दिनों में भी वहां पे माल जो है वो जो एड आती थी उसको लूट लेते थे, और बाकी क्राइम भी करते थे। ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी सामने आ रही है, ह्यूमन स्मगलिंग भी आ रही है, बच्चों की स्मगलिंग भी आ रही है। तो जब थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिली तो हमास ने किया ये कि अपना जो उनका वहाँ पे लीगल सिस्टम है अकॉर्डिंग टू दैट उसको अप्लाई करना शुरू किया। उसमें उनकी एग्जीक्यूशंस भी हुई जो कि मीडिया पे आई भी सही। तो उस प्रिटेंस को यूज करते हुए अबू शबाब ग्रुप और आईसिस और अलकायदा जो फंडेड बाय इजराइल है उसको यूज करते हुए उन्होंने कहा कि जो हमारे जो वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके वहाँ पे सरेआम जो है उनकी गर्दनें उतारी जा रही हैं, तो हमास अभी भी कंट्रोल में नहीं है, लिहाजा हम फिर से जा रहे हैं। तो इन सारी बातों को हम करते रहे तो सारा दिन गुजर जाएगा, लेकिन इस बात में से निकलेगा कुछ नहीं। बात सिर्फ ये है कि अगर आप एक मुल्क को एक ऐसी सोशियोपैथिक हाइपर रिलीजियस एथनिक जो मैनियक्स हैं उनको कंप्लीट इम्प्यूनिटी दे देंगे, कोई भी उसकी रीजन हो, उसकी रीजन जो है वो एप्स्टीन वाली कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है ब्लैकमेलिंग की तरफ जाते हुए, वो चार्ली कर्क असैसिनेशन को सामने रखकर मौत का खौफ भी हो सकता है, और मिरियम एडिसन को सामने रखकर $1 ट्रिलियन की फंडिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जी ठीक कह रहे हैं। जी तो है जी। और जब तक ये इम्प्यूनिटी रहेगी वहां पे कत्लेआम होता रहेगा, और उसका ओनस और उसका कर्ज जो है वो नेबरिंग मुस्लिम कंट्रीज और रीजन के मुसलमान ममालिक और ग्लोबल साउथ के ममालिक इन द ब्रॉडर टर्म जो है उन पे ज्यादा होगा, क्योंकि वेस्ट तो खुल के कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि हम उनके एडवोकेट हैं, हम उनके अपोलोजिस्ट भी हैं। सही है, ठीक हो गया। चले डॉक्टर साहब बढ़ते नज़ीर हुसैन साहब की तरफ। नज़ीर साहब, ये जो गजा अमन मंसूबा साइन हो गया है, इसके तहत एक आर्जी टेक्नोक्रेट हुकूमत बननी है, इसकी क्या कंपोजिशन होगी और इस तरफ कोई पेशरफ्त अभी हुई है या अभी मुमकिन नहीं है? ये अगर आप इसको 2 लफ्जों में कहें तो ये एक इंटरम अरेंजमेंट है। ये मायदा भी तो नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग मोर और लेस है, और जिसमें इजराइल अंडर प्रेशर था या नेतन्याहू अंडर प्रेशर थे, क्योंकि उनके हॉस्टेजेस हमास के पास थे। जी बिल्कुल, मेन प्रेशर यही था उनका। बाकी उनको कोई ना उनके मॉरल या एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं कि वो 67,000 लोगों को उन्होंने जेनोसाइड किया या स्लॉटर किया। आई डोंट थिंक दे केयर अबाउट इट। सो इंटरिम अरेंजमेंट है ये, नंबर 1। नंबर 2, ये ड्यूरेबल नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जो मेन इशू है 2 स्टेट ऑप्शन जो है वो इजराइल मानने को तैयार नहीं है। चंद दिन पहले अपोजिशन का जो हेड है उसकी मैंने स्टेटमेंट सुनी है, उनकी अपनी कनेसेट के अंदर। उसने बिल्कुल साफ कहा है कि ये कनान, अब उन्होंने फ़लस्तीन भी कहना छोड़ दिया, इजराइल भी कहना छोड़ दिया, वो कनान कहते हैं क्या, क्योंकि शुरू में हिस्टोरिकली इस इलाके को कनान कहा जाता था। वो कहते हैं ये हमारा था, ये हमारा है और ये हमारा रहेगा। वी आर हेयर टू स्टे। जब ये अपोजिशन और रूलिंग पार्टी मिल जाए, एक तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2,
फिर इनके एक रियली लॉन्ग टर्म डिजाइन हैं उस रीजन के ऊपर, और वो आपको पता ही है, जी बिल्कुल, ग्रेटर ग्रेटर इजराइल वाले, बिल्कुल। और वेरी सैड कि मजहब का सहारा लेके आपने ये कहा कि जेनेसिस XYZ में ये लिखा हुआ है, तो इस पे तो बात मुमकिन नहीं है, लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है उसकी तरफ। तीसरी बात, जो अफेक्टेड पार्टी है, जैसे पैलेस्टाइन के लोग हैं, उनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है सिक्योरिटी के लिए, अपने डिफेंस के लिए, और इवन अपने सर्वाइवल के लिए। वो कभी डिपेंडेंट हैं। वो 22 साल की लड़की जो मेरे ख्याल में स्वीडन की हैं, मिस ग्रेटा, वी सलूट हर कि जिस किस्म की वो एफर्ट कर रही हैं और जिस किस्म की ग्लोबल लेवल के ऊपर उन्होंने कैंपेन किया है इनके लिए। फिर हमारे जो रीजन के कंट्रीज हैं, देखें पाकिस्तान बहुत दूर है, हम नहीं कहते कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है या हमारा कंसर्न नहीं है, उसमें कोई अमल दरामद हमारा हो नहीं सकता, हमारा कोई हम चूंकि बहुत दूर जियोग्राफिकली हम बहुत दूर हैं, लेकिन जो इलाके के लोग हैं आपने देखा, वो भी, उनकी भी मैं कहूँगा एक लिहाज से तरस आता है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 दहाइयों से अपना तन मन धन जो है वो वहाँ रखा हुआ है, जहाँ पर वही मुद्दा है, वही जज है और वही काजी है, सारा वही है। और जिसकी वजह से अभी डॉक्टर शाजिया जो आपको डिटेल में बता रही थी कि ये जो 20 पॉइंट सो कॉल्ड एग्रीमेंट है या अंडरस्टैंडिंग है, मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप सही कह रहे हैं, हाँ, तो वो हुई है और ये किसी वक्त भी कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन देखना ये है, इससे भी ज्यादा जो सैटेनिकल डिजाइन है वो है अब्राहम अकॉर्ड्स का। एक दफा आप ये कहते हो कि ज्यूज और क्रिश्चियन और मुस्लिम्स ये सारे के सारे अब्राहम को मानते हैं, लेकिन जब फलस्तीन की जमीन की बात आती है तो आप क्रिश्चियनिटी भी आगे रुक जाते हो। वही अब्राहम हमारे भी बड़ों में है, इनके भी बड़ों में, मैं आप जुबान सवाल कर रहा हूँ, इनके भी बड़ों में है, तो क्यों नहीं फिर ये हो सकता। अब ये कहते हैं कि आप आए, हम मिलके इसको बनाते हैं, तो जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये जो अभी मैंने कोशिश किया करने की, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है रजील सैयद साहब, आपका पॉइंट आ गया। बढ़ते हैं डॉक्टर शाजिया साहिबा की तरफ से। डॉक्टर शाजिया साहिबा, जो मेन पॉइंट ये है कि भी ये जो गजा अमन मुआहदा हुआ है, इसमें नेतन्याहू की भी नीयत नहीं है, इसराइल में किसी की भी नीयत नहीं है, और वो इन प्रिंसिपल इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो तो ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं, तो वहाँ पे सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है। तो इन फैक्टर्स के होते हुए फिर ये जो प्रैक्टिस हो रही है जिसमें इस्लामी ममालिक के सरबराहान भी शामिल है, तो आप क्या देखते हैं कि ये जो अमन मंसूबा है ये किस तरफ को जाएगा? देखें, ये जो मंसूबा वेस्ट की तरफ से और इसराइल की तरफ से, इसमें थोड़ी सी आपको नज़र आया कि उन्होंने हामी भरी, तो उसकी वजह ये है कि मुकम्मल इसराइल को शिकस्त हुई है। उनके जो टारगेट उनका था, जो उन्होंने अचीव करने थे, हमास को डिसार्म करना था, एथनिक क्लिंजिंग करनी थी और डी रेडिकलाइजेशन करनी थी, वो तीनों नहीं हो सके। लेकिन हुआ ये कि वेस्टर्न सोसाइटीज विद इन देमसेल्फ एक्सप्लोड होना शुरू हो गई। रिसेंटली मिरियम एडल्सन, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनके बेटे ने टिकटॉक USA जो है वो खरीदने की बात की, और नेतन्याहू कुछ इन्फ्लुएंसर से कह रहे थे कि सोशल मीडिया सारा हमारे कंट्रोल में है, सिर्फ टिकटॉक ने हमें बहुत नुकसान दिया है। तो उनकी अपनी सर्वाइवल की जो है वो जंग है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी जो पॉलिटिक्स है वो अपसाइड डाउन हो सकती है, और मुझे लगता है वो अब भी उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, चाहे उसके ऊपर जितनी भी मलमाकारी करें। तो एक तो उन्होंने उसको बचाने के लिए किया कि अब आम पॉपुलेशन के सामने इस चीज को ढकना बहुत मुश्किल हो गया है कि एक एक्टिव जेनोसाइड है, हम उसको बाकायदा उसके अंदर एडिंग और अबेडिंग कर रहे हैं, और फिर हम क्या कहें कि हम क्या कर रहे हैं। ये भी हम कहते हैं इराक और सीरिया की तरह के फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर ट्रू डेमोक्रेसी या रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए, ये तीन बातें, यही मंत्रा लेके जेनोसाइड भी करवाते रहे, तो हो नहीं पाया इनसे। और साथ में फिर नेतन्याहू जो है उसके प्रॉब्लम और थे, उसने फिर 3 शर्तें रखी जो वेस्ट है खासतौर पे उसके सामने। उसने कहा, एक तो आप हमारा नैरेटिव खराब नहीं करेंगे, आप जहां ही होंगे आपने फलस्तीन या गजा की या जेनोसाइड की बात नहीं करनी, आपने हमारे विक्टिमहुड को ही प्ले करना है। दूसरा ये कि चूंकि मेरे पास बेन गुवेर और स्मैट्रिच जो है वो मेरी कोलिशन छोड़
जाएंगे अगर मैं ऐसी किसी भी चीज में बैठूं, तो आपने मुझे सेफ्टी नेट देना है सही। डोमेस्टिकली, तो आपने कहीं और से फिर अपोजिशन मुझे जोड़ जाड़ के मेरी हुकूमत रखनी है, वरना सही। जाहिर है मुझ पे मुकदमे बने हुए हैं, सही। वो यूनिटी खत्म हो जाएगी। और तीसरी, हमारे ऊपर जो वॉर क्राइम्स हैं आईसीसी आईसीजे के, बिल्कुल। वो अपनी हर सूरत खत्म करना है, तो हम इस ड्रामे का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी, ये जो थिएटर ऑफ अब्सर्ड है, ये तो ऑलरेडी इतना नॉजिएटेड हो गया है सही। कि अब इसमें कोई भी इसको देखना नहीं चाह रहा है, कोई सही। पार्टी भी। तो और मुस्लिम ममालिक इसके अंदर बहुत अर्नेस्टली मुझे लगता है कि इन्वॉल्व है। ठीक है। वजह ये है कि आपके पास और लीवरेज है क्या? हम पिछले 2 साल से तो कर रहे हैं कि गजा में जेनोसाइड हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लेकिन हम क्या कर पाए हैं या क्या सही। कर सके हैं, तो ये भी हमारे सामने है। ठीक है। तो उनको ये लगा कि अगर थोड़ी सी स्पेस भी मिलती है इस रेजिलिएंट कौम को, तो ये अगर अपने खतरों पे भी वापस आ जाएंगे, और जो ये 2 साल का जेनोसाइड और पिछले 70 साल का पर्ज बर्दाश्त कर रहे सही। हैं, तो ये फिर से अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, और इससे ज्यादा हम इनके लिए कर भी क्या सकते हैं? ठीक हो सही। गया। सही। अब इनसे ज्यादा इनके लिए कोई क्या कर सकता है? वो गल्फ के कंट्रीज कर सकते हैं। मैं इतनी सिनिसिज्म की तरफ नहीं जाऊंगी कि वो नहीं कर सकते, वो कर हर चीज पे अगर वो एम्बार्गो करें अपनी डिप्लोमेटिक उसके से लेकर अपनी इकोनॉमिक तक, तो फर्क पड़ सकता है। अब पता सही। नहीं उनके क्या बायलैटरल रिलेशन सही। है, हम इस चक्कर में नहीं जाते। मैं तो इट्स बीन लॉन्ग कि मैंने मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर साहिबा। नज़ीर हुसैन साहब भी इन्होंने जिक्र किया डॉक्टर साहिबा ने कि जो अरब ममालिक है, गल्फ कंट्रीज़ हैं, ये सीरियस हैं और ये कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो क्या इनका जो किरदार है अरब ममालिक का इस फ़लस्तीन और गज़ा के अवाम के लिए, क्या ये मुखलिसाना है, और ये मज़ीद क्या इक़दामात करें कि इस मामले को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सके? एक फ्रेज इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट फटीग। अब ये 100 साल पुराना इशू है तकरीबन, बिल्कुल। 78 ईयर्स तो हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और तो 100 ईयर्स का पुराना इशू है, और अलाइव है। कुछ इशू होते हैं डोमिनेट हो जाते हैं। सही। और आपको एक स्पेस मिल जाता है रिकवर करने का फटीक से। सही। इस वक्त जो पैलेस्टीनियन खुद भी फटीक है, उनके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट की, और जो गल्फ के स्टेट्स हैं, इनको भी इस किस्म की सूरत हाल का सामना है, और ग्लोबल लेवल के ऊपर प्रॉब्लम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ अभी काफ़ी दूर है, वो ये होगी कि अमेरिका के अंदर एक फीलिंग आ गई है अवाम के अंदर, लोगों के अंदर। अबाउट 41% अमेरिकन ये महसूस करते हैं कि इजराइल उनको इस्तेमाल कर रहा है। उनकी जो लॉबी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम सबको पता है, और इस वक्त तक तो वो कामयाब है वो। लेकिन अमेरिका का अपना जो प्रेजेंट पोजीशन है, वो भी जैसे प्रिकेरियस है, वो भी इतनी स्टेबल नहीं है। अब अगर अगले 20 सालों में मिसाल तौर पे अमेरिका लूज करता है अपनी प्रीडोमिनेंस जो है, तो फिर इजराइल का क्या बनेगा? ये तो इजराइल तो यहीं पर है, अरब्स भी यहीं पर हैं। ये सब चीज़ें होते हुए अगर आप एक बहुत ही सटल अरेंजमेंट ये करें कि आप इसको बहुत ज़्यादा इस तरफ ना ले जाएं कि दोबारा एक गज़ा हो जाए, और जो वेस्ट बैंक है या वो उसको फॉर्मली एनेक्स कर लें। इतना आप ज़रूर करें कि गज़ा और वेस्ट बैंक 1967 की जो बाउंड्रीज हैं वो अवेलेबल रहें इवेंचुअली एक स्टेट बनने के लिए। और यूरोप और अमेरिका की, हम नहीं कह रहे कि वहाँ कोई दरार पड़ गई है कि स्प्लिट आ गया उनके अंदर, लेकिन ये जो जनरेशन जी ने कोशिश की है, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने और यूरोप के सिविल सोसाइटी ने, इसको जिंदा रखें जैसे भी जिंदा रह सकती है। मुझे लगता है कि जिंदा रहेगी, क्योंकि जनरेशन जी की जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नज़ीर हुसैन साहब। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू कर रहे थे गज़ा की जंगबंदी को 10 रोज़ गुजर गए हैं, इसके बाद क्या सूरत हाल है, एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं अपने मेहमानों डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा और नज़ीर हुसैन साहब का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।